हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज आधुनिक भारत के इतिहास के टॉपिक में आज पढ़ने वाले हैं हम लोग एक विशेष टॉपिक आधुनिक भारत का इतिहास का ब्रिटिश भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो पहले तीनों पदों की प्रकृति और तीनों पदों का इतिहास जानेंगे। इसके बाद में इस पद में बैठे हुए व्यक्तियों के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में हम लोग जानना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भारत में ब्रिटिश शासन था उसका। भारत पर ब्रिटिश शासन एक व्यापारिक इकाई के रूप में शुरू हुआ, वो भी तब जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ वन से रॉयल चार्टर प्राप्त किया। यानी ब्रिटिशों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसे वहाँ के राजा से एक चार्टर यानी एक कागज में लिखित मिला कि भारत में आप व्यापार कर सकते हैं। तो उसे ही हम लोग रॉयल चार्टर का नाम से जानते हैं। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 प्रेसिडेंसी, हिंदुस्तान में 3 प्रेसिडेंसी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास से शासन चलाया। तीनों जगहों पर अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। तो तीनों जगह मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में अलग अलग गवर्नर होते थे। तीनों प्रेसिडेंसी में सबसे महत्वपूर्ण कलकत्ता थी। कलकत्ता के गवर्नर प्लासी की लड़ाई के समय रॉबर्ट क्लाइव थे। तो प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई, दोनों की लड़ाई के मदद से बंगाल में जो कब्जा किया गया, उस लड़ाई के समय, खास करके प्लासी की लड़ाई के समय रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे। तो इस तरह से बंगाल के जो पहले गवर्नर हुए वे हुए रॉबर्ट क्लाइव। तो ये रहे रॉबर्ट क्लाइव और भारत में ब्रिटिश शासन का एक न्यू की शुरुआत। अब जब ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई तो भारत में ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक हेड हमेशा बनाया जाता था, टाइम टू टाइम। उन्हीं के को गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय का संज्ञा दिया गया है। तो गवर्नर के बारे में आप जानें। अब जो बंगाल में जो पहली बार शासन चला कलकत्ता के माध्यम से, प्लासी और बक्सर की लड़ाई से, तो बंगाल के जो शासक होते थे कंपनी की तरफ से उन्हें गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1773 से 1833 तक। 1773 में आया एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर जो रॉबर्ट क्लाइव थे, उस दौरान का जो पद था उसका नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया गया और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हुए वारेन हेस्टिंग। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर ने बंगाल के गवर्नर के अधीन काम किया, गवर्नर जनरल की। यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके अधीन में मद्रास और बॉम्बे के जो थे वे उनके अंडर में काम किया करते थे। और उस दौरान रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम में जो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुए, उन्हें आप बखूबी देख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग भारत के गवर्नर जनरल। वो हम लोग देखें बंगाल के गवर्नर जनरल। अब 1833 से 1858 तक जो इस पद का नाम हुआ वो हुआ भारत का गवर्नर जनरल। तो चार्टर अधिनियम आया 1833 में। पहला चार्टर 13 में आया, फिर 33, फिर 53, ऐसा 93 में आया पहला चार्टर। तो 4 चार्टर आए, बहरहाल वो बात की बात है। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और पहले बंगाल के गवर्नर जनरल हुए वारेन हेस्टिंग। अब वारेन हेस्टिंग से शुरुआत हुआ 1773 से 1833 तक, वे कहलाए बंगाल के गवर्नर जनरल। लेकिन 1833 से अब ये नाम बन गया पूरे भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए विलियम बेंटिक, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो वहाँ शुरू में आप गवर्नर देखें, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर अब भारत का गवर्नर जनरल। ये सिलसिला चला 1858 तक। उसके बाद फिर से भारत के वायसराय, यानी 1858 से जो सिलसिला चला उन्हें कहा गया भारत के वायसराय। तो 1858 से 1948 तक भारत के वायसराय नाम दिए गए। तो ये पद क्यों, ये भी जानते हैं। जब 1857 में विद्रोह हुआ तो विद्रोह के बाद कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया और भारत में हुकूमत हुआ सीधे ब्रिटेन का राजा रानी का और ब्रिटेन की संसद का। और भारत ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण में आ गया। और भारत सरकार एक्ट आया, अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसने भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के अब वायसराय कर दिया। अब गवर्नर जनरल का कहानी खत्म, अब शुरू हुआ दौर वायसराय का। और जो भारत के पहले वायसराय हुए वे हुए लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय में। आप ये देखा आपने 3 पदों की प्रकृति। अब जो आपने पढ़ा वो थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर है, इसे एक बार और एक समरी के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो भारत के वायसराय आप जान गए। अब जो हम लोग पढ़े तो बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो था आपका रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग।
और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, क्योंकि विलियम बेंटिक के बाद से बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो बंगाल का अंतिम और भारत का पहला जी में गवर्नर जनरल में विलियम बेंटिक। उसके बाद जब 1857 की क्रांति हुई तो गवर्नर जनरल की कहानी खत्म। इसका मतलब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, इसलिए डबल डबल आ रहा है, वो अंतिम एक पहला। और उसके बाद भारत का अंतिम वायसराय जो आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये जो आपने देखा ये आपका समराइज है, इसे आप कहीं नोट भी कर लीजिएगा तो आपको आराम पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं प्रत्येक शासक जो कंपनी की तरफ से आए, जितने भी गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय भारत के हो या बंगाल के हो, तो उनका कार्य देखते हैं। खास करके कुछ इंपॉर्टेंट जो है उनके कार्य, सभी का नहीं, जिनका हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, केवल उनका कार्य हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो पहले हुए आपके वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके समय में रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के कार्यों को संसद की तरफ से रेगुलेट करने के लिए आया था। 1775 से 82 तक प्रथम मराठा युद्ध इनके काल में हुआ और 1782 में सालबाई की संधि इन्हीं के काल में हुआ। 80 से 84 तक दूसरा मैसूर युद्ध जो कि हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, वो वारेन हेस्टिंग के काल में हुआ। और 1772 में 73 होना चाहिए, 1772-73 में बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति हुई, वो भी वारेन हेस्टिंग के काल में हुआ। यहाँ 73 होना चाहिए, 1773। और 1784 में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। इनके द्वारा नहीं किया गया, बस इनके काल में हुआ था। इनके काल में या इनके द्वारा हुए महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण आपका ये रहा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला हमारे हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इनके बाद जो महत्वपूर्ण है लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से 1793 तक इनका कार्यकाल रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जाने जाते हैं खास तौर से एक विशेष चीज के लिए, जिसे हम लोग आगे देखेंगे। इनके काल में तीसरा मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92, जिसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि उसी के दौरान हुई थी, जिसमें टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को अगवा कर लिया गया था और 3 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ है। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 अभी आपको बताया गया। अस्थाई बंदोबस्ती या इस्तमरारी बंदोबस्ती, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो आया था वो 1793, इसके लिए ये व्यक्ति जाने जाते हैं। भारतीय सिविल सेवा की नींव इनके टाइम में रखी गई है। IAS की नींव जो है वो इनके समय में रखी गई है, कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस अच्छे बुरे कई प्रकार के कामों के लिए जाने जाते हैं। 1895 में गाजीपुर में इनकी मृत्यु होती है और यहीं दफन। तो एक ऐसे गवर्नर जनरल है जिनका कब्र यहाँ है, ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में जान सकते हैं। ये व्यक्ति हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद इंपॉर्टेंट व्यक्ति आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। इनका कार्यकाल 1798 से 1805 तक होता है। अब 1798 से 1805 तक में क्या क्या हुआ? सहायक संधि प्रणाली का इन्होंने लागू किया। इसे सहायक संधि प्रणाली एक ऐसी संधि थी जिसमें भारत के राजाओं को अंग्रेजों का मदद करना होता था। अगर आप मदद नहीं करते तो आप पर अंग्रेज हमला करते, यानी आपको जबरदस्ती उन लोगों का मदद करना ही है। तो इस नियम को बहुत कोई माने, जैसे हैदराबाद का निजाम तुरंत माने, टीपू सुल्तान नहीं माने तो युद्ध हुआ। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें टीपू सुल्तान को शहादत मिली 1799, वो लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ है। मैसूर राज्य का अंत भी हो गया और जो टीपू सुल्तान और हैदर अली के वंशजों से छीनकर उन्हें मारकर और किसी और वंश को दे दिया गया जिन्हें अंग्रेज अपने कंट्रोल में रख सके। तो मैसूर राज्य का खात्मा हो गया लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, मराठों के साथ युद्ध 1803-05 में लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में हुआ है, जिसमें मराठों को और कमजोर करने का प्रयास किया गया। तो लॉर्ड वेलेस्ली के काम में हुए इंपॉर्टेंट के समय में हुए कुछ घटनाओं का विवरण ये रहा आपका। अगला हमारा है लॉर्ड मिंटो वन। लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड होर्डिंग आपका डबल डबल आएंगे। तो लॉर्ड मिंटो वन का बात किया जा रहा है 1807 से 13 के बीच में। रंजीत सिंह जो पंजाब के महाराजा थे के साथ अमृतसर की संधि 1809 में, यानी पंजाब के राजा को हरवा कर रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि लॉर्ड मिंटो के समय में। 1813 का चार्टर अधिनियम लॉर्ड मिंटो के समय में। ईसाई मिशनरियों का आगमन, जिसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में स्पेशल ईसाई धर्म के प्रचार के लिए बुलाया गया, ये लॉर्ड मिंटो के समय में ही हुआ। तो लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में हुए ये सब महत्वपूर्ण घटनाएं थी। अगला हमारे हैं लॉर्ड हेस्टिंग। तो एक वारेन हेस्टिंग अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग अलग है। तो लॉर्ड हेस्टिंग की बात करते हैं। एंग्लो नेपाल युद्ध, यानी अंग्रेजों के साथ नेपाल का युद्ध 1814 से 16 और उससे रिलेटेड सुगौली की संधि 1816 में, ये लॉर्ड हेस्टिंग के काल में है। फिर तीसरा मराठा युद्ध, आप पीछे पढ़े, दूसरा मराठा युद्ध 1803 से 5।
तीसरा मराठा युद्ध 1817 से 19 में हुआ और इसमें मराठों का एक तरह से सफाया हो गया और जो मराठों का जो संघ था परिसंघ उसका विघटन भी कर दिया गया, यानी पेशवाई की भी समाप्ति की गई। मराठों के जो सरदार हुआ करते थे उन्हें पेशवा, जैसे पेशवा बाजीराव आपने सुना होगा, तो वो सिस्टम ही खत्म कर दिया अंग्रेजों ने उस समय। तो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुए ये सब हैं। एक और खास काम, जैसे इस्तमरारी बंदोबस्ती या स्थायी बंदोबस्ती लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में आया, ऐसा ही भूमि सुधार से रिलेटेड रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना 1820 में लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुई। किसके काल में अगर पूछा जाता है तो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। अगला है लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ये सती प्रथा के उन्मूलन के लिए जाने जाते हैं राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में 13वें कानून के तहत। तो सती प्रथा भारत में एक अजीब प्रथा थी जिसका उन्मूलन के लिए लॉर्ड बेंटिक को याद किया जाता है और याद किया जाएगा। ये काम इनका अच्छा माना जाता है। 1833 का चार्टर एक्ट इन्हीं के टाइम में आया और बल्कि इस एक्ट में यह भी हुआ कि जो भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। इस प्रकार भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड बेंटिक और बंगाल के अंतिम भी हुए लॉर्ड बेंटिक। चार्टर अधिनियम अंग्रेजी को एक शिक्षण भाषा के रूप में स्थापित की और शिक्षा में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने वाले व्यक्ति में लॉर्ड बेंटिक का नाम आता है। समाज सुधार, सती प्रथा इसमें नाम आता है इनका। और ठगी प्रथा एक विशेष प्रकार की प्रथा हुआ करती थी बाजारों में, उसे ठगी प्रथा भी बोलते हैं। तो ठगी प्रथा का अंत इन्होंने किया। तो समाज सुधारों के लिए जाने जाने वाले व्यक्ति हैं, जाने माने व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1828 से 1835 तक इनका कार्यकाल रहा। अगला है लॉर्ड होर्डिंग। तो लॉर्ड होर्डिंग 1 और एक होर्डिंग 2 भी आएंगे 1844 से 48। तो पहला आंग्ल सिख युद्ध, मराठा आप पढ़ चुके, इधर आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ और उससे रिलेटेड लाहौर की संधि, ये लॉर्ड होर्डिंग के काल में। कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन इनके काल में हुआ है। कन्या भ्रूण हत्या पहले अपराध नहीं माना जाता था। अगर कोई बेटी पैदा होती उन्हें आप मार सकते थे उस दौरान के नियम के अनुसार, लेकिन कानूनन अपराधी घोषित किया गया उन लोगों को जो ऐसा करते थे लॉर्ड होर्डिंग के काल में। नरबली की प्रथा पर रोक, धार्मिक रूप से कई जगह पर नरबली किया जाता था। इन प्रथाओं पर रोक लगाने का श्रेय भी लॉर्ड हेडिंग को जाता है, होर्डिंग। अगला व्यक्ति जो कि बहुत चर्चित भी हैं इस मामले में कि इनका कमीनापंथी का चर्चा भारत में होता है बहुत बार, तो लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापक के सिद्धांत, व्यापगत या राज्य हड़प नीति जिसको बोलते हैं, इसके लिए जाने जाते हैं, जिसमें राज्यों को कई प्रकार के आरोप लगाकर उस दौरान हड़पने का प्रयास इस व्यक्ति के द्वारा किया गया, लॉर्ड डलहौजी। वुड्स डिस्पैच जो कि शिक्षा से संबंधित एक नीति थी जो कि लॉर्ड डलहौजी काल में आया 1853 में। यह अच्छे काम के लिए भी जाना जाता है यह व्यक्ति। 1853 में बॉम्बे और थाने के बीच 34 किलोमीटर जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के काल में। लोक निर्माण विभाग यानी सड़क वगैरह निर्माण करने के लिए लोक निर्माण विभाग की स्थापना इसके काल में। तो यह सब बड़े सुधार हैं जो कि अच्छा बुरा दोनों के लिए जाने जाने वाला यह व्यक्ति है। अगला है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 यानी 57 की क्रांति इसके काल में। तो 1857 का सिपाही विद्रोह, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, यह लॉर्ड कैनिंग के काल में। 1857 में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में 3 विश्वविद्यालय का स्थापना का श्रेय भी जाता है। और जब 1857 की क्रांति हो जाती है, और क्रांति भले ही असफल हुए लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा उसी क्रांति से हुई। और उसके बाद यह हुआ कि डायरेक्ट अंग्रेज का सदन हमारे ऊपर हुकूमत करने लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं। तो लॉर्ड कैनिंग के काल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन। और 1861 का भारत परिषद अधिनियम, जिसमें अब कंपनी के अधिकारों को एकदम छीन कर अब इन लोगों का अधिकार बढ़ने लगा, गवर्नर जनरल का, और इनका पद को वायसराय नाम दिया गया 1858 में। यानी पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। कई बार आपको कंफ्यूजन होगा कि लॉर्ड डलहौजी काल में 1856 का हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम आया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 1856 का यह कानून लॉर्ड कैनिंग के समय में आया है, क्योंकि आप डेट के हिसाब से जाएंगे। अगला हमारा है लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 1869। तो इनके काम में चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति, इसके लिए ये जाने जाते हैं। कलकत्ता, बम्बई, ये ऐसे ही लिख दिया गया आपके लिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना 1865, ये काम इनका याद रखा जाता है, लॉर्ड जॉन लॉरेंस का। भूटान युद्ध के लिए भी जाने जाते हैं, 1865 में हुआ। तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस के ये महत्वपूर्ण कार्य हैं। फिर आते हैं लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन तो कई मायनों में याद रखे जाएंगे, जैसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, जिसके तहत भारतीय
अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं छाप सकते थे, इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। यानी एक तरह से एक ऐसा कानून लाया गया जिसमें भारतीयों को लेखन कला में भी वार किया गया। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का काफ़ी आलोचना भी किया गया। शस्त्र अधिनियम, कौन हथियार रख सकता था कौन नहीं, इस पर कानून लाया गया। क्वीन विक्टोरिया ने कैसर हिंद की उपाधि धारण की, यानी भारत की रानी का उपाधि धारण की डायरेक्ट। और आईसीएस परीक्षा, जो उस दौरान की अभी का जो यूपीएससी है वैसा आईएएस परीक्षा के जैसा अंग्रेजों के काल में आईसीएस परीक्षा होता था, उसका आयु को 21 से घटाकर 19 कर दिया, ताकि भारतीय कम भाग ले सकें और ज़्यादा अंग्रेज भाग ले सकें, क्योंकि भारतीयों में शिक्षा का स्तर थोड़ा कम था। तो ये सब कानून जानबूझ के लाया गया। तो लॉर्ड लिटन इन कामों के लिए यह व्यक्ति जाना जाता है। अब इसके बाद जो व्यक्ति आए उनका नाम है लॉर्ड रिपन, 1880 से 84। तो लॉर्ड रिपन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन किए, यानी वो एक्ट अब खत्म हुआ। और शिक्षा पर हंटर आयोग की स्थापना लॉर्ड रिपन के लिए। स्थानीय स्वशासन, ये जो पंचायती राज है उसके जनक कहे जाने वाले व्यक्ति हैं लॉर्ड रिपन। ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इल्बर्ट बिल विवाद 1883-84 इनके काल में हुआ। यह एक ऐसा विवाद था जिसमें भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों के मामले पर फैसला सुना सकते थे कि नहीं, इस पर विवाद छिड़ा था। तो यह है इल्बर्ट बिल विवाद। अगला है लॉर्ड डफरिन, 1884 से 88। लॉर्ड डफरिन के काल में महत्वपूर्ण घटना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। और तीसरा बर्मा युद्ध 1885-86 लॉर्ड डफरिन के काल में। और बर्मा का भारत में विलय होता है लॉर्ड डफरिन के काल में, यानी बर्मा पहले भारत का हिस्सा नहीं था, अंग्रेजों ने बर्मा को जीत कर भारत का हिस्सा बनाया। ये काम हुआ लॉर्ड डफरिन के काल में। तो लॉर्ड डफरिन के काल में दो चीज़, बर्मा का विलय, तीसरा बर्मा युद्ध, और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। फिर आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन। तो ये व्यक्ति जाने जाते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892 के लिए, और डुरंड आयोग की स्थापना के लिए, और कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम में इन्होंने, अंग्रेजों ने एक अच्छा नियम लाया कि 7 वर्ष से उम्र के कम बच्चों को आप कारखाना में डिप्यूट नहीं कर सकते थे काम करने के लिए। तो यह चीज़ इनका एक अच्छा पहल था। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1893, अर्थात यह हुआ कि एक फीमेल यानी एक महिला किस उम्र में शादी के लिए हाँ कर सकती है, उसके लिए एक नियम लाया गया 1893 में, जो कि महिला उत्थान के लिए एक अच्छा कदम माना जाएगा। फिर आते हैं लॉर्ड कर्जन, 1899 से 1905। तो इस व्यक्ति के टाइम में पुलिस आयोग की नियुक्ति हुई। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। बंगाल का विभाजन, सबसे इंपॉर्टेंट, बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ। और सीआईडी यानी केंद्रीय गुप्तचर विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की स्थापना, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी रेलवे का जो बहाली का जो बोर्ड है वो 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम में बनाया गया। तो लॉर्ड कर्जन कुछ अच्छे कुछ बुरे दोनों काम के लिए याद रखे जाएंगे। जैसे बंगाल को विभाजन एक बुरे काम, बाकी ये सारे काम हैं जो अच्छे काम के रूप में जाने जाएंगे। फिर आते हैं लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो दूसरे वाले, पहले वाले आप पढ़ चुके। तो लॉर्ड मिंटो 1905 से 10। तो स्वदेशी आंदोलन, जब बंगाल विभाजन के खिलाफ जो चलाया गया, लॉर्ड मिंटो के काल में 1905 से 11 तक। अगला है सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का 2 टुकड़ों में बढ़ जाना, गरम दल नरम दल, ये 1907 में लॉर्ड मिंटो के काल में। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो के काल में। और मार्ले मिंटो सुधार भी लॉर्ड मिंटो के काल में। तो लॉर्ड मिंटो के काल में ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला व्यक्ति आता है लॉर्ड होर्डिंग। होर्डिंग में आप याद रखिएगा, होर्डिंग मतलब बड़े बड़े बोर्ड, और बड़े बड़े बोर्ड लगेंगे कब, जब कोई आने वाला होगा, कोई आगंतुक यानी कोई बड़े व्यक्ति, नेतागण। तो इससे हम लोग को याद रखने में आसानी पड़ेगा। तो लॉर्ड होर्डिंग के काल में क्या हुआ, पहला बात, बंगाल विभाजन जो कर्जन के टाइम में हुआ था उसे रद्द किया गया। क्यों रद्द किया गया, उसका भी कारण है। उसमें आप समझिए कि जॉर्ज पंचम को बुलाया गया, यहाँ जॉर्ज पंचम जो कि इंग्लैंड के महाराजा, उनको बुलाया गया। तो बुलाया गया तो इसीलिए लॉर्ड होर्डिंग लगाया गया, यही समझिए। और वो आए तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर किया और बंगाल विभाजन भी रद्द किए। तो उनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन भी किया गया। और हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में लॉर्ड होर्डिंग के काल में हुआ। तो दिल्ली दरबार जो कि जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए बनाया गया। और उस दौरान ही ये गेटवे ऑफ इंडिया, यानी जो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, उसकी नींव भी रखी गई लॉर्ड होर्डिंग के समय में। फिर आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1916 से 21। तो लखनऊ संधि, यानी लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस और नरम दल और गरम दल तीनों का मिलन 1916, ये चेम्सफोर्ड के काल में। और चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया भारत में पहला आंदोलन, यह चंपारण सत्याग्रह, यह 1917 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। रॉलेट एक्ट 1919 इनके काल में ही। जालियांवाला बाग हत्याकांड इनके काल में ही। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत इनके काल में ही। तो ये सभी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में। अगला व्यक्ति हैं लॉर्ड रीडिंग, 1921 से 26। तो चौरा चौरी घटना, जिससे असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया।
यह लॉर्ड रीडिंग के काल में, असहयोग आंदोलन को वापस लेना। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923, सी राजगोपालाचारी और मोतीलाल नेहरू, यह भी लॉर्ड रीडिंग के काल में। काकोरी ट्रेन डकैती 1925, जिसमें ट्रेन के खजाने को लूटने का प्लान बनाया गया था, यह भी लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ। रॉलेट एक्ट को वापस लिया गया, लॉर्ड रीडिंग के काल में। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय हुआ, लॉर्ड रीडिंग। तो यह हुआ लॉर्ड रीडिंग के बारे में कुछ फैक्ट। लॉर्ड इरविन 1926 से 31, गांधी इरविन समझौता आपने सुना होगा। साइमन कमीशन का भारत आगमन लॉर्ड इरविन के काल में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसमें संकल्प लिया गया कि अगले साल 26 जनवरी तक आज़ाद हो जाएंगे, यह 1929 का लाहौर अधिवेशन लॉर्ड इरविन के काल में। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह दोनों लॉर्ड इरविन के काल में। पहला गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के काल में। गांधी इरविन पैक्ट 1931, गांधी इरविन समझौता, यह भी लॉर्ड इरविन के काल में। और ISM धनबाद, जो कि झारखंड का एक बड़ा, जिसे IIT का दर्जा भी मिल चुका है, इसकी स्थापना हुई है लॉर्ड इरविन के काल में। तो लॉर्ड इरविन काफ़ी, इनके काल में काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाएं संपन्न हुई। अगला है हमारे लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 36। तो ये जाने जाते हैं कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक अधिनिर्णयन 1932। ये भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का एक अंतिम कड़ी कहिए। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1931-32, ये दोनों कहा जाए कि लॉर्ड विलिंगटन के काल में। पूना पैक्ट, जिसमें महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच आपसी समझौता हुआ, यह भी लॉर्ड विलिंगटन के काल में हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935, वह अधिनियम जिसका 70% अभी भी भारत का संविधान है, उस एक्ट से का 70% हिस्सा भारत का संविधान में रखा गया है, यानी संविधान का 70% उस एक्ट से है। तो यह लॉर्ड विलिंगटन के काल में लाया गया भारत शासन अधिनियम है, जिसके तहत 1937 में चुनाव भी करवाया गया था। और यह एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक फैक्ट जो यहाँ छूट रहा है उसे बताया जाएगा। फिर बर्मा को भारत से यहाँ अलग किया गया। देखिए, मिलाया गया था कब, वो किसी और के काल में, और यहाँ बर्मा को भारत से अलग किया गया 1935। तो 1935 में बर्मा अलग हुआ। एक चीज़ आपका छूट रहा है, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है लॉर्ड विलिंगटन के काल में। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला चीज़ है अगला व्यक्ति है लॉर्ड लिन लिथगो 1936 से 44। तो 36 से 44 एक बड़ा कार्यकाल है। तो देखा जाए तो सबसे लंबा यही रहे होंगे, उम्मीद है आगे हम लोग को मिल जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के शुरू होने के बाद कांग्रेस के मंत्रियों का इस्तीफा जो दिया गया लॉर्ड लिनिथगो के काल में, यानी दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ। और 1937 का जो चुनाव हुआ वो भी लॉर्ड लिनिथगो के काल में। त्रिपुरी संकट, जिसमें कांग्रेस का विभाजन का प्रकार हो गया पूरा, और उसमें थोड़ा कांग्रेस के नेताओं में फूट की बात आई लॉर्ड लिनिथगो काल में। फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन, जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस के अंदर किया गया था 1939 में, यह भी इनके काल में ही हुआ। मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प, जिसमें मुस्लिम लीग ने अब पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए का मांग रखा, तो यह इनके काल में ही हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि अंग्रेजों को भगाने का सबसे अंतिम, उनके ताबूत का अंतिम किल साबित होने वाला आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया, यह भी इनके काल में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943, यह इनके काल में ही हुआ। तो इस प्रकार से लॉर्ड लिनिथगो यह कई मायनों में इम्पोर्टेंट, इनके काल में काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट। क्रिप्स प्रस्ताव भी इनके काल में ही है, जिसे नेहरू ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। सबसे लंबा कार्यकाल के व्यक्ति भी लॉर्ड लिनिथगो ही हुए। अगला है लॉर्ड वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल आज़ादी से जस्ट पहले 1944 से 47। तो कैबिनेट मिशन 1946, जिसकी सिफारिश पर हमारा संविधान को बनाया गया, यह लॉर्ड वेवेल के काल में आया। संविधान को बनाने के लिए जो कमेटी गठित हुआ, कैबिनेट मिशन, जिसके 3 मेंबर थे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946, जो कि एक काला दिन के रूप में याद रखा जाएगा, वह लॉर्ड वेवेल के काल में। शिमला समझौता लॉर्ड वेवेल के काल में। क्लीमेंट एटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा, यानी कि अब ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना, यह लॉर्ड वेवेल के काल में हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश इनके समय में भारत आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि इनके बाद आने वाले व्यक्ति हैं लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि 1947 में बने गवर्नर जनरल वायसराय कहिए 1948 तक। तो इनके काल में हमारा भारत आज़ाद हुआ। रेडिक्लिफ आयोग, जो कि भारत और पाकिस्तान का सीमा निर्धारण के लिए कमेटी बनाया गया, वह लॉर्ड माउंटबेटन के काल में स्थापित किया गया। भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, लॉर्ड माउंटबेटन के काल में। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय हुए लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद तो भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति। भारत का विभाजन हुआ लॉर्ड माउंटबेटन के काल में। तो लॉर्ड माउंटबेटन कई मायनों में इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम की दृष्टि से। अब आते हैं पहले भारतीय गवर्नर जनरल 1948 से 50 तक के लिए, जब तक संविधान बन के तैयार होकर लागू नहीं हो जाता। एक भारतीय नाम, भारतीय चेहरा। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और
प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हुए सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो 1950 में अस्थायी रूप से यह पद, जो गवर्नर जनरल या वायसराय का पद था, इसे खत्म कर दिया गया और यह सिलसिला समाप्त हुआ। और 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हुआ। और संविधान बनने के बाद भारत में जो वर्तमान शासन व्यवस्था है, जिसके तहत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और हमारा जो संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका मिलकर सरकार चलाते हैं, वो सरकार अब से है। तो ये रहा सिलसिला आपका भारत में ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधियों से लेकर हमारे भारत के आज़ाद होने तक का। तो चलिए इसी के साथ आज का हम लोग सवाल देख लेते हैं। भारत का पहला वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन और ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। तो आप लोग इसका कमेंट में जवाब देने का प्रयास करेंगे और ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग जुड़े रहें और बाकी ज़रूरतमंदों तक शेयर करें और बाकी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारा काम आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।